घर पहुंचने के बाद सीता टीका का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसके पति की अचानक मौत के बाद उसकी इतनी मदद की। इसी बीच गेंडिस दोनों बहनों के पीछे एक रूह के साथ चुपचाप खेल रही होती है, लेकिन सीता और टीका को इस बात का कोई पता नहीं होता। उसी रात जब सीता नहाकर बाहर आती है तो वह गेंडिस को एक कमरे में जाते हुए और किस्ते बातें करते हुए देखती है। गेंडिस कहती है कि जब उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी तो वह अपनी माँ और आंटी टीका के साथ पूरी दुनिया घूमेगी। तभी टीका सीता के पास आकर खड़ी हो जाती है, जिससे सीता डर जाती है क्योंकि उसे लगा था कि गेंडिस अंदर टीका से बात कर रही है। सीता घबराकर बंद दरवाजे के नीचे से देखती है और गेंडिस के पैरों के पास किसी और के पैर देखती है। सीता तुरंत दरवाजा खोलती है, लेकिन अंदर उसे गेंडिस अकेली सोती हुई मिलती है। वह राहत की सांस लेती है और खिड़की बंद कर देती है, लेकिन जो उसने देखा था वह सच था। वहां गेंडिस के साथ कोई रूह जरूर मौजूद थी। अगली सुबह सीता अपने काम पर जाती है और टीका गेंडिस का ख्याल रख रही होती है। लंच के दौरान टीका देखती है कि गेंडिस चुपचाप अपनी ड्राइंग बुक में कुछ बना रही है। जब टीका उस ड्राइंग को देखती है तो उसे कुछ अजीब लगता है। ड्राइंग में घने जंगल के बीच एक बस खड़ी होती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उस रात अलास रोबन के जंगल में हुआ था। लेकिन गेंडिस की नजर इतनी कमजोर है कि वह ठीक से देख भी नहीं सकती। फिर उसने इतनी सही और डिटेल वाली ड्राइंग कैसे बना ली? टीका हैरान रह जाती है। तभी गेंडिस धीरे से अपना चेहरा घुमाती है। उसकी आवाज अब बच्चों जैसी नहीं होती बल्कि भारी और डरावनी हो जाती है। वह टीका से डरावनी आवाज में कहे कि यहां से निकल जाओ, इधर अस्पताल में। सीता पुराने मरे हुए लोगों की फाइलें चेक कर रही होती है। उसे एक डराने वाला पैटर्न दिखाई देता है। उन सभी की मौत अलास रोबन के जंगल में हुई थी, जैसे यह जंगल हर साल रात के समय अपने नए शिकार चुनता हो। तभी एंटो बाहर आकर उसे बताता है कि पुलिस को एक कंकाल मिला है। जब सीता पूछती है कि वह कंकाल कहाँ मिला, तो वहां मौजूद एक औरत बड़े आराम से कहती है कि वह उसी जगह मिला है जहां सीता ने सफेद बंदर देखा था। उस औरत का नाम एमा होता है। यह सुनकर सीता हैरान रह जाती है क्योंकि उसने सफेद बंदर के बारे में किसी को नहीं बताया था। इसलिए सीता एमा से पूछती है कि उसे यह बात कैसे पता। अब इस वजह से उस रात की सारी बातें सीता के दिमाग में दोबारा चलने लगती हैं। सीता फिर एंट आता कि 2 रात पहले की बस भी अलास रोबन में खराब हो गई थी। यह सुनकर एंटो का रोबन में खराब हो गई थी। यह सुनकर एंटो का चेहरा पीला पड़ जाता है। वह डरते हुए बताता है कि अलास रोबन में रात के वक्त किसी गाड़ी का खराब होना बहुत बुरा संकेत माना जाता है। इसके बाद कहानी एक और डरावनी रात की तरफ बढ़ती है। सब लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं। अचानक गेंडिस डरकर जाग जाती है और अपनी मां सीता को उठाने की कोशिश करती है। सीता जागती है तो गेंडिस डरते हुए कहती है कि वे लोग आ रहे हैं। सीता देखती है कि गेंडिस का शरीर तेज बुखार से तप रहा है। उसे लगता है कि शायद तेज बुखार की वजह से गेंडिस अजीब बातें कर रही है, इसलिए वह पानी लेने किचन की तरफ चली जाती है। लेकिन जैसे ही सीता कमरे से बाहर जाती है, गेंडिस कुछ डरावने सायों को अपनी तरफ आते देखती है। उन रूहों के चेहरे साफ नहीं दिखाई देते, लेकिन उनकी डरावनी मौजूदगी गेंडिस को डर से जमा देती है। फिर कोई अनदेखी ताकत उसे किचन की तरफ खींचती है। वहां खिड़की के बाहर गेंडिस उसी रहस्यमयी औरत को देखती है जिसने ताज पहना हुआ होता है। यह वही औरत होती है जिससे वे जंगल में मिले थे। उसका शांत चेहरा और डरावनी आंखें गेंडिस को अंदर तक हिला देती हैं। उसकी रूह कांप उठती है। तभी पीछे से सीता आती है और गेंडिस को वापस कमरे में ले जाकर सुला देती है। लेकिन अब हमें गेंडिस में कुछ अजीब बदलाव नजर आने लगते हैं, जैसे उसका डर पहले जैसा नहीं रहा। अगली सुबह सीता गेंडिस के बाल बना रही होती है और फिर उसे अस्पताल जाना होता है। टीका भी घर आ जाती है ताकि वो गेंडिस का ख्याल रख सके। बातों बातों में सीता उसे बताती है कि कल रात बुखार की वजह से गेंडिस नींद में बातें कर रही थी। तभी टीका उसे गेंडिस की बनाई हुई ड्राइंग दे जाती है। सीता उस ड्राइंग को देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि गेंडिस ने उस ड्राइंग को वही जंगल बनाया था जिसे वो ठीक से देख भी नहीं पाई थी। अब सीता को भी एहसास होने लगता है कि अलास रोबन की वो रात अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि कुछ उनके साथ वापस आ गया है। अस्पताल पहुंचकर सीता एंटो से एक अजीब सवाल पूछती है कि क्या अलास रोबन के जंगल में किसी औरत का खाने वाला ठिकाना या झोपड़ी है। यह सुनकर एंटो पूरी तरह गंभीर हो जाता है। इधर घर का माहौल और ज्यादा डरावना होता जा रहा होता है।
जब टीका गेंडिस के कमरे के पास से गुजरती है तो गेंडिस मुस्कुराते हुए किसी से बात कर रही होती है। टीका उससे पूछती है कि वह किससे बात कर रही है। गेंडिस जवाब देती है कि वह खाने वाली झोपड़ी की मालकिन से बात कर रही है, लेकिन टीका को वहां कोई दिखाई नहीं देता। हालात को शांत करने के लिए टीका उसके साथ हाइड एंड सीक खेलने लगती है। उसे लगता है कि शायद गेंडिस बुखार की वजह से खुद से बातें कर रही होगी। हाइड एंड सीक खेलते हुए टीका घर के कोनों में गेंडिस को ढूंढ रही होती है। अचानक पर्दों के पीछे उसे एक भयानक चेहरा दिखाई देता है। यह देखकर टीका का दिल बैठ जाता है और उसकी सांस रुकने लगती है, लेकिन वह खुद को समझाते हुए इसे अपना वहम समझती है और आगे बढ़ जाती है। टीका फिर से गेंडिस को ढूंढने लगती है, जबकि गेंटिस अजीब तरीके से उसके पीछे दौड़ रही होती है और छिप रही होती है, जैसे वो किसी के काबू में हो, जैसे वो कोई सामान्य बच्ची नहीं बल्कि कुछ और हो। सबसे बड़ी बात यह है कि उसे साफ दिखाई भी नहीं देता, फिर भी देखो वो कैसे खेल रही है। अचानक गेंटिस डाइनिंग टेबल के चारों तरफ घूमने लगती है। टीका उसके इस अजीब व्यवहार से सच में डर जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी गेंटिस उसे इतना जोर से धक्का देती है कि टीका सीधे डाइनिंग टेबल पर जा गिरती है। इसके कारण टेबल का शीशा टूटकर बिखर जाता है और टीका के हाथ पर गहरी चोट लग जाती है। टीका दर्द से चीख उठती है। तभी गेंडिस धीरे से उसकी तरफ देखती है और अजीब मुस्कान के साथ कहती है, मैं गेंडिस नहीं हूं। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगती है और उसकी हंसी पूरे घर में गूंजने लगती है। उसकी आंखें कुछ पलों के लिए काली हो जाती हैं, फिर गेंडिस वापस सामान्य हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस सब के बाद टीका तुरंत सीता को फोन करके घर बुलाती है। जैसे ही सीता आती है, वह अपनी बहन के घायल हाथ पर पट्टी करती है। टीका उसे बताती है कि गेंडिस पर कोई अजीब और कुदरती नहीं बल्कि ए ताकत का असर है, जो कि रूहानी ताकत का असर है, जो एक छोटी बच्ची के लिए समझ से बाहर है। यह सुनकर सीता का डर और चिंता बढ़ जाती है। अब वह मानने लगती है कि अलास रोबन के अंदर गेंडिस के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था। उस रात जब सब लोग सो रहे होते हैं, गेंडिस को फिर से डरावने वहम और बुरे सपने आने लगते हैं। उसके सामने अलास रोबन के जंगल की डरावनी चीजें और कई रूहें अंधेरे में उसकी तरफ बढ़ रही होती हैं। डर के मारे गेंडिस अचानक जोर से चीखती है। उसकी चीख सुनकर सीता भी नींद से जाग जाती है। सीता देखती है कि गेंडिस को फिर से तेज बुखार है। उसे शांत करने के बाद सीता पानी लेने कमरे से बाहर जाती है, लेकिन गेंडिस अकेली रह जाती है। अचानक उसके सामने एक डरावनी रूह आती है, धीरे से उसका हाथ पकड़ती है और उसे पास वाले कमरे की एक पुरानी अलमारी की तरफ ले जाती है। इसी दौरान गेंडिस एक और भयानक नजारा देखती है। उसे लगता है कि वह फिर से अलास रोबन के जंगल में पहुंच गई है। जैसे ही असली दुनिया में अलमारी का दरवाजा खुलता है, वैसे ही उसके सपने में जंगल के बीच मौजूद एक रहस्यमयी झोपड़ी का दरवाजा भी खुल जाता है। दरवाजे के पीछे से रूहें उसकी तरफ बढ़ने लगती हैं और उन सबके पीछे वही रहस्यमयी औरत खड़ी होती है, जिससे सीता और गेंडिस उस रात जंगल के रेस्टोरेंट जैसी जगह पर मिली थी जहां उन्होंने फल खाए थे। इस बार उसका रूप और भी ज्यादा डरावना होता है। उसके हाथ भयानक होते हैं और वह लगातार गेंडिस को अपनी तरफ बुला रही होती है। यह देखकर गेंडिस बुरी तरह चीखने लगती है। उसकी आवाज सुनकर उसकी मां सीता कमरे में भागकर आती है और अपनी बेटी को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन अब गेंडिस बहुत डरी हुई होती है क्योंकि उसे कमरे के हर कोने में अजीब चेहरे दिखाई दे रहे होते हैं जो उस पर हंस रहे होते हैं। हालात की गंभीरता समझकर टीका और सीता एक महिला रूहानी जानकार को बुलाती हैं। वह गेंडिस पर कुछ रूहानी अमल करती है और उसके कान में कहती है, अगर कोई तुम्हें बुलाए तो उसके साथ मत जाना। बाद में वह औरत टीका को पानी की 2 बोतलें देती है। शायद वह दम किया हुआ पानी था। एक बोतल गेंडिस को पिलाने के लिए थी और दूसरी पूरे घर में छिड़कने के लिए। तभी एंटो वहां आता है। एंटो सीता को बताता है कि जिस औरत और जिस रेस्टोरेंट जैसी जगह को उन्होंने अलास रोबन में देखा था, वह असल में मौजूद ही नहीं है। वहां न कोई दुकान थी, न कोई झोपड़ी, न कोई आबादी। वह सब रूहानी ताकतें थी जिन्होंने शायद सीता और गेंडिस को अपना शिकार बना लिया था। वह सोचती है कि यह सब कैसे हो गया। फिर एंटो अपनी दुखभरी कहानी सुनाता है। कई साल पहले उसकी पत्नी और बेटी की बस भी अलास रोबन के जंगल के पास खराब हो गई थी। वे अचानक गायब हो गईं और लगभग 1 महीने बाद उनकी लाशें मिली। इसी वजह से एंटो को यकीन होता है कि यह मामला किसी आम बीमारी से कहीं ज्यादा गंभीर है।
उसके अनुसार अब उन्हें एक ताकतवर रूहानी गुरु उस्ताद माबा की मदद लेनी होगी। लेकिन उसी पल वही ताज पहनी हुई औरत गेंडिस के कमरे में दिखाई देती है और उसे अपने पास आने का इशारा करती है। अचानक गेंडिस का शरीर अकड़ जाता है और वह बेहोश हो जाती है। उसे फिर से वही सापित बस दिखाई देने लगती है जिसमें वह उस रात बैठी थी। बस की खिड़कियों के बाहर बहुत सारी लाशें खड़ी उसे घूर रही होती हैं और डर के मारे गेंडिस अपनी मां को आवाज देने लगती है। इसका मतलब था कि उसकी रूह उसके शरीर से निकलकर किसी दूसरी दुनिया में जा चुकी थी जहां ये सब रूहें रहती।